बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़ मेरा ख्याल है मैं 1 या 2 दिन बाद हाजिर हुई हूँ, मैंने भूलते नहीं है, याद हूँ मैं आप सबको। तो कैसे गुजरे आपके ये दोनों दिन मेरे बगैर? या 1 दिन या 2 दिन, चलो 2 दिन हो गए। अगर मेरा ख्याल परसों दी थी, परसों अर्ली मॉर्निंग दी थी, या परसों दी थी मैंने ना लास्ट एपिसोड, या उससे लास्ट नाइट दी होगी, अब तो मुझे याद भी नहीं है। तो खैर आपने मुझे याद किया, या कितना याद किया आपने मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं थोड़ी सी खुश हो लूँ जी। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगस्त हमारा एंडिंग की तरफ जा रहा है। आज 21 हो गई है ना, तो 21 हो गई है, तो हम आर्मी बेस्ड पढ़ रहे हैं। तो कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ अब हम पढ़ रहे हैं। हमने लॉन्गेस्ट नावल जन्नत के पत्ते भी मुका दिया है। तो अब हम एक नया नावल आज पढ़ेंगे। ये हम आज कंप्लीट ही पढ़ेंगे। ये भी आर्मी बेस्ड है, और सच्ची मुच्ची बताऊँ तो ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये आपकी राइटर ने पढ़ा हुआ है, अरीज ने। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि ये लाजमी पढ़ूँ, तो फिर मैं ये पढ़ रही हूँ ये। फिर तो आइए हम देखते हैं ये कैसा लगता है नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये होगा कि अभी आर्मी बेस्ड हमारे पास ना 2-3 नावल हम और पढ़ेंगे, तो वो कंप्लीट करके तो फिर हम देखते हैं कि अगस्त मुक्ता कि नहीं मुक्ता। क्योंकि उसके बाद ना फिर लॉन्गेस्ट नावल बचते हैं आर्मी वाले, तो अब मैं कोई लॉन्ग नावल स्टार्ट करना नहीं चाह रही। उसके बाद हम सितंबर में ही चलेंगे, और उसमें पहले तो अगर तो अगस्त के एंडिंग में कुछ डेज़ बचे, तो 1-2 जो ज़्यादा वो फरमाइशें हैं ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया है, तो उनका पढ़ के ना, तो फिर इंशाल्लाह सितंबर में गाइज़ मैनू कोई ना, अगर आप किसी की भी फरमाइश होगी ना, तो काइंडली छोटे छोटे नावल की करना, क्योंकि पूरे सितंबर में मैंने सिंगल एपिसोड वाला नावल पढ़ना है। मैंने लॉन्ग नावल नहीं रीड करने। मैंने ये ऐसे इस तरह से किया करना है कि 1 दिन में 1 ही नावल कंप्लीट। इस तरह से हम ज़्यादा सारे नावल भी पढ़ सकेंगे, मुझे भी मज़ा आएगा, मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में मज़ा आएगा। ऐसे इस तरह से बताऊँ क्या हुआ है, मैंने कितने दिनों से कोई नावल ही नहीं पढ़ा। सिर्फ जो मैं रेगुलर बेस पे पढ़ रही हूँ ना, एपिसोडिक, वही एपिसोड्स ही रीड किए हैं। उसके अलावा जो होता है नावल, वो मैंने कोई भी नहीं पढ़ा। तो खैर तो वो हम उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल मुट्ठी भर आसमान, रिटन बाय हुमा जहांगीर। ये हमारा आर्मी बेस्ड नावल है जो आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। शाम तक कैद रहा करते हैं दिल के अंदर, दर्द हो जाते हैं सारे ही रह शाम के बाद। शाम से पहले तलक लाख सुलाए रखें, जाग उठती है मोहब्बत की अना शाम के बाद। तड़ 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 गोलियों की आवाज़ अब बेहद करीब आ चुकी थी। वो तीनों भागते हुए कॉन्वेंट के फ्रंट गेट पार करके अंदर घुस गए। हर तरफ हु का आलम था। लगता है ये स्कूल खाली हो चुका। क्या ख्याल है, वापस ना चला जाए? ख़तरा काफ़ी बढ़ गया। एजाज ने हर तरफ सर घुमाकर देखते हुए कहा, यूँ करते हैं कि अलग अलग रास्तों से निकलते हैं ताकि एक नज़र में देख लिए ना जाए। ये फैसला करके वो अलग अलग अतराफ़ को भाग निकले। ये मुसलमानों का इलाका था। अभी अभी जो कुछ वो बूसनिया के इस पसमानदा गांव में देख कर आ रहे थे, वो इनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। गांव पर मिलिट्री पुलिस ने रेड की हुई थी। ये बच निकल कर इस तरफ आए तो कॉन्वेंट को देखकर इसमें घुस आए। हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो। ए मिस किसी ने इसका कंधा ज़ोर से हिलाया। वो कसमसाकर फिर नींद में डूब गई। क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं मिस? प्लीज़ होश में आए। वो इंग्लिश बोल रहा था, साथ ही से झंझोड़ दिए थे। लड़की ने बमुश्किल आंखें खोली। ओह शुक्र है खुदा, इसे आंखें खोलता देखकर मास की जान में जान आई। मिस जल्दी उठें, यहाँ खतरा है, वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। गोलियों की आवाज़ और करीब आ चुकी थी। मास घबरा गया। वो लड़की शायद दोबारा सो चुकी थी या बेहोश हो गई थी। आपको मेरा सहारा लेकर चलना होगा। मास ने इसे फिर हिलाकर जगाया। आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है, ये उठ क्यों नहीं रही? बेहोश तो नहीं लगती। इसकी हमवार चलती सांसें देखकर मास ने अंदाज़ा लगाया। वो परेशान हो चुका था। जितनी देर हो रही थी खतरा बढ़ता ही जा रहा था। मास के झंडोड़ने पर लड़की ने फिर आंखें खोलने की कोशिश की। वो भी क्या करती। सिस्टर ने इसको इन 2-3 दिनों में इतनी दर्द और नींद की दवाइयाँ दे रखी थी कि इसके लिए एक लम्हे के लिए भी आंखें खोलना दुश्वार हो रहा था, और आंखों में तकलीफ़ अभी भी हो रही थी। क्या आप बीमार हैं? वो इस पर झुका पूछ रहा था। अब वो जिच हो चुका था। आई एम ड्रग्ड, मैंने दवाई ली हुई है। आवाज़ इतनी हल्की थी कि इसके करीब आकर भी मास को मुश्किल से सुनाई दिया। सिर्फ लव ड्रग समझ में आया। वो गुस्से से मुझसे सुलग गया। लड़की ने इंग्लिश में कहा था, तुम ड्रग्स लेती हो? तुमने हीरोइन ली हुई है? माज ने पूछा, मगर वो एक बार फिर गाफिल हो चुकी थी। माज ने तासुब भरी नज़र इस पर डाली। माज पहले ही अखज़ कर ली था, पहले सिचुएशन तो देख ला अगले बंदे दी। लड़की बेहद खूबसूरत होगी, मगर इस वक्त तो इसका बुरा हाल था। सब कंचों सी आंखें जो चंद सेकंड के लिए इसने खोली थी, वो बेहद सुर्ख हो रही थी। तमाम चेहरा सूजा हुआ था। हल्के ब्राउन बाल
रेशम के लच्छों की तरह बिखरे हुए थे। नाजुक अंदाम जिस्म बेतरतीब था। देखने में तो अमेरिकन या ब्रिटिश लगती है, पर अब क्या करूँ अब करूँ क्या? माज ने परेशानी से सोचा। वो तीनों तो स्कूल के बच्चों और सिस्टर्स को निकालने आए थे। लगता था कि वो लोग ये जगह खाली कर गए थे। एजाज़ और साकिब सारा कॉन्वेंट देख चुके थे। माज भी इन कमरों में आखिरी नज़र डालकर निकलने ही वाला था कि इसकी कराह ने माज को अपनी जानिब मतवज्जा किया। ये कैसे यहाँ अकेली रह गई? माज खान हैरान रह गया। नशे ने इसे बेगाना कर दिया। इतनी भी अकल नहीं है कि बाकी लोगों के साथ निकल जाती। माज खान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर ये सब इस वक्त सोचने की बातें नहीं थी। किसी भी वक्त सिपाही यहाँ धावा बोल सकते थे। गाइस, ये जो कांटे हैं ना, ये आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने और बहुत सारी इसकी PDF ढूंढने की कोशिश की है और हर PDF में ये कांटे ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा जी, अगरचे स्कूल तो कॉन्वेंट था, मगर था तो मुसलमानों के इलाके में, और वहाँ हर मज़हब के बच्चे पढ़ते थे। माज यार कहाँ हो? आज़ाज़ की आवाज़ माज ने चौंक कर इन्हें इसी कमरे में बुला लिया। वो लड़की को उठा चुका था। ये क्या है? साकिब इसकी बाहों में कपड़ों की गठरी देखकर हैरान रह गया। लड़की है यार, होश में नहीं है, एडिक्ट लगती है, जाने कब से नशा कर रही है। देखो तो कितनी कमज़ोर है, आंखें चेहरा सब सूज रहा है, लगता है ओवरडोज हो गया है। बहरहाल इसे ले जाना पड़ेगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साकिब कॉन्वेंट के दरवाजे बंद करके आया। सिपाही हर तरफ से घेराव कर चुके थे। हमारा निकलना ही मुश्किल है, इसको कैसे ले जाएंगे? एजाज़ के कपड़ों की गठरी जैसी लड़की की तरफ इशारा किया। तो क्या जानते बूझते इसे इन भेड़ियों के हवाले कर जाएंगे? यहाँ छोड़ने को तो यही मतलब है। माज तब गया। देखा नहीं उन्होंने इस फूल सी लड़की को किस तरह मसल डाला? नहीं, मैं अपने जीते जी किसी और लड़की के साथ ये कुछ नहीं होने दूंगा। तीनों की आवाज़ में नज़रों में वो नीम बरना लाशें फिर गईं जिन पर वो अभी अभी चादरें डाल कर आए थे। बाहर से एक बार फिर गोलियों की बौछार की आवाज़ आई तो वो तीनों चौंक गई। इन्होंने इसी पल फैसला कर लिया। मास, तुम इसे लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं और साकिब सिपाही को कुछ देर रोकने की कोशिश करते हैं, फिर हम भी भाग निकलेंगे। तुम पाकिस्तान एम्बेसी पहुँचो, वहीं मिलेंगे। एजाज़ पलट गया। नहीं यार, सब इकट्ठे ही चलेंगे। माज इनको नहीं, इसको यूं ही कैसे छोड़ देता? माज, ज़्यादा वक्त नहीं है, हम मर्द हैं मगर ये औरत है। हमारा बचाव तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये इन सिपाहियों के हाथ लग गई तो एजाज़ आगे बोल ही ना सका। माज, सोचने में वक्त ज़ाया मत करो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एम्बेसी में मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। दोनों ने इसे गले लगाया और अगले दरवाजे की तरफ भाग गए। माज ने इर्द गिर्द देखा। पास पड़ी चंद चादरों में एक लड़की पर डाली। इतने में पास पड़ी टेबल पर इसे बैग पड़ा नजर आया। शायद इस लड़की का था जो कोई इसके पास रख गया था। माज ने वो भी जल्दी से उठाकर कंधे पर लटकाया। लड़की को उठाया और लंबे लंबे डग भरता तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लड़की अब भी इसकी बाहों में गाफिल पड़ी थी। एजाज़, माज खान और साकिब जिगरी दोस्त और एक ही फर्म के फॉरेन अफेयर के जर्नलिस्ट थे। इनकी ज़िंदगी का मकसद मुसलमान ममालिक पर होने वाली जंगी मज़ालिम की दास्तानें दुनिया वालों के सामने पेश करना था। जाने कब लोगों ने मुसलमानों को यहूद नसारा के मज़ालिम बर्दाश्त करते और इन जैसे लड़कों ने मज़हब की मुख्तलिफ मोहब्बत में इन मज़ालिम की पर्दाफाश करने की ठानी थी। बूसनिया के हालात से कौन वाकिफ़ न था? यहाँ वो 3 माह से आए हुए थे। इन अरसे में जो कुछ उन्होंने देखा और जितने जुल्म इन्होंने मुसलमानों पर होते हुए, वो तमाम इनकी रिकॉर्ड बुक और कैमरे की फ़िल्मों में बंद हो चुके थे। अच्छा यार, ये वाले तो हमारे नहीं निकले, फ़ौजी नहीं निकले, लेकिन ये भी वो मज़ालिम और इसी तरह के कुछ हालात पे है जो पाकिस्तान बनने से पहले लोगों ने फ़ेस किए थे। तो हम इसको भी पढ़ ही लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। चले पढ़े। आज इनका आखिरी दिन था। यहाँ से तमाम लोग भाग रहे थे। इस इलाके के हालात बेहद ख़राब हो चुके थे। अपने मुल्क की एम्बेसी ने अपने तमाम लोगों को वापस भेजने का फ़ैसला किया था और मिलिट्री हुकूमत से स्पेशल प्रवासों की इजाज़त भी ले ली थी। सूरत हाल बहुत नाजुक थी। इस आखिरी फ़्लाइट पर इन तीनों को भी वापस जाना था। इसके बाद सिर्फ हुकूमत के फ़ौजी वहाँ रह जाते। बूसनिया के हालात पर फ़ीचर फ़िल्म मुकम्मल हो चुकी थी और अब वापसी पर इस लड़की की मुसीबत पड़ गई थी। कॉन्वेंट के बाहर एक जीप नज़र आई। जाने एजाज़ और साकिब कैसे निकलेंगे? मुझे इनके साथ होना चाहिए। वो इसको कवर देने को दूसरी जानिब चले गए थे। इसने गुस्से में इस लड़की को देखते हुए सोचा। इसका दिमाग अब भी अपने साथियों के पास था और वो जीप नहायत तेज़ रफ्तारी से एम्बेसी की जानिब दौड़ा रहा था। तमाम रास्ते जगह जगह तबाहशुदा गाड़ियाँ और सिपाहियों के मज़ालिम के नज़ारे थे। मास के रोंगटे खड़े हो रहे थे। इसने एक नज़र पास पड़ी बेहोश लड़की पर डाली और गाड़ी तेज़ कर दी। एम्बेसी के बड़े से आहनी गेट पर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर इसने गाड़ी अंदर बढ़ा दी। पोर्च में खड़े कामरान साहब तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े। वो कब से इन तीनों का इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे यार? कितना परेशान हुआ हूँ मैं तुम तीनों की वजह से। मिलिट्री हुकूमत अब किसी को वापस जाने नहीं दे रही। हर किसी से पूछताछ हो रही है। एक एक शख्स का पूरा चेकअप हो रहा है कि वो क्यों और कैसे आया।
बड़ी मुश्किल से तुम तीनों की सीट ली है। किसी को तुम लोगों के प्रोफेशन का अंदाज़ा नहीं है। अगर ज़रा भी किसी को तुम लोगों के रिपोर्टर की भनक पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने तुम लोगों को मिलिट्री पर्सन शो किया हुआ है। अब जल्दी करो। कामरान साहब एम्बेसी में इनके बॉस थे और वहाँ के मिलिट्री अटैची के बहुत करीबी दोस्त थे, एलजी या पता नहीं क्या यार, मिलिट्री एलजी के। अच्छा, अरे ये एजाज़ और साकिब कहाँ हैं? वो इन दोनों को गायब देखकर कामरान साहब परेशान हो गए। कितनी मुश्किलों से तो इनके वापस जाने का बंदोबस्त किया था। वो सहाफ़ी हैं तो ये तो इन्होंने किसी को हवा भी ना लगने दी थी, और अब वो दोनों गायब थे। वो काफ़ी परेशान थे। ये सब इनके कामों में से हट कर था। माज़ अगर इनका इतना लाडला ना होता तो वो शायद कभी ये सब ना कर पाते। ये शायद मुसलमानों के लिए इनके दिल में दर्द इनको ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। अचानक उनकी नज़र माज़ के बाजुओं पर पड़ी, और ये क्या है? इन्होंने बेहोश लड़की की तरफ इशारा किया। इसके हाथ में क्या था वो अंदाज़ा ही लगा सके बस। लड़की है सर, माँ जीप से उतरते हुए बोला। परेशानी इसकी शक्ल से हवेदा थी। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, मगर इसको कहाँ से और क्यों उठा लाए हो? क्या कोई लोकल लड़की है? कामरान साहब इसकी रंगत देखकर बोले। पता नहीं सर, इंग्लिश बोल रही थी। माँ जब पास खड़ा परेशानी से बालों में उंगलियां फेर रहा था। इससे क्यों उठा लाए हो? पहले क्या कम मुश्किल है? इसका अब क्या करेंगे? ये पाकिस्तानी तो नहीं है। कामरान साहब इस नई अफ्ताद पर फिक्रमंद हो गए थे। जानते थे कि हर शख्स को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा था। ये बीमार है क्या? ऐसे क्यों पड़ी हुई है? इसे इन्होंने झुककर लड़की का जायज़ा लिया। धान पान सी लड़की इस वक्त अजीब सी लग रही थी। आंखों और चेहरे की सूजन ने इसकी शक्ल अजीब सी कर दी थी। पता नहीं सर बीमार है कि नहीं, माज़ ने कहा। तो कामरान साहब को गुस्सा आ गया। किसी बात का कुछ पता भी है क्या? अगर नहीं तो इत्लान अर्ज़ है कि तुम मेरे लिए एक और मुसीबत उठा लाए हो। इस एम्बेसी में सिर्फ पाकिस्तानी रह सकते हैं। प्लेन पर सिर्फ तुम 3 पाकिस्तानियों की सीटें हैं। तो फिर इस लड़की का क्या करेंगे? कामरान साहब ने पूछा। तो सर फिर मैं क्या करता? ये जवान लड़की वो मुसलमान आबादी के स्कूल में थी। मिलिट्री फोर्स पुलिस इसको अपनी हवस का निशाना बना सकती थी, शिकार करती। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ ना करता। लड़की तो लड़की होती है, चाहे किसी भी मज़हब या मुल्क की हो। इसकी आबरू की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है सर। माज़ ने बेहोश लड़की को बाहों में उठाया और कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वो खुद भी झंझलाया हुआ था। दूर से आती तकरार की आवाज़ ने इसकी ख्वाबेदा ज़हन को होश की दुनिया की तरफ धकेला। इसने वो मुश्किल आंखें खोली। सर मैं इन दोनों को छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊँगा, माँ ज़िद्दी लहजे में बोला। तुम भी कमाल करते हो। फैसले का नहीं, हरकत करने का वक्त है। तुम लोगों की आखिरी फ़्लाइट 6 घंटे बाद है। वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे। अब तो 8 घंटे गुजर चुके हैं। तुम चले जाओ, मैं इनका भी पता लगा लूँगा। मैं हूँ ना, तुम क्यों फ़िक्र करते हो? नहीं सर, मैं ये ना कर सकूँगा। मुझे मजबूर ना करें। हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे वापस जाएंगे। माज़ किसी तरह नहीं मान रहा था। लड़की के मुंह से कराह निकली तो दोनों चौंक कर इसकी तरह नहीं बढ़े। मतवज्जो है, इसको तो हम भूल ही गए थे। कामरान साहब फिक्रमंदी से इस लड़की को देख रहे थे। लगता है नशा उतर रहा है। फ़र्ज़ एक तरफ, मगर माज़ को नशे से सख्त नफरत थी। इसको हिलता देखकर माज़ ने सोचा, मिस आप कौन है, कहाँ से आई हैं? इसके होश में आते देखकर इसे पूछने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? माज़ ने सख्त लहजे में पूछा। इसने लड़की की मदद तो कर दी थी, मगर अब इसे लग रहा था कि जैसे काफ़ी महंगी पड़ी थी हमदर्दी। इसके भाइयों जैसे दोस्त इसकी वजह से जाने कहाँ फंस गए थे। माज़ का दिल कर रहा था तमाम गुस्सा इस पर उतार दे। महविश, लड़की ने नकाहत भरी आवाज़ में हल्के से जवाब दिया। क्या महविश? यही कहा ना इसने माज़। कामरान साहब अब पूरी तरह मतवज्जा हो चुके थे। क्या आप मुसलमान हैं? बूसिनिया की रहने वाली हैं? इन्होंने जल्दी से पूछा। महविश ने उठने की कोशिश की, मगर चकरा कर रह गई। कमरे की तेज़ रोशनी इसकी आंखों को तकलीफ़ दे रही थी। वो दोबारा लेट गई, आंखें मूंद ली थी। मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, महविश ने साफ उर्दू में कहा। तो वो दोनों एक बार फिर हैरत से दंग रह गए। अगरचे वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी, मगर उर्दू बिल्कुल साफ़ थी। शुबह की कोई गुंजाइश न थी। माज़ तुम इसका कुछ सामान वगैरह भी लाए हो? इतनी फुर्सत नहीं थी सर, मुझे इसका सामान ढूंढता फिरता। ये पर्स पड़ा था, वो मैं उठा लाया था। माज़ झंझला कर बोला। अच्छा दिखाओ तो, शायद इसमें से कुछ निकला है। कामरान साहब ने हाथ बढ़ा दिया। ये आपका है? इन्होंने महविश से पूछा। तो इसने मुश्किल से इनको देखा। जी, मेरी कुछ नकदी, कुछ ज़रूरी कागजात इसी पर्स में हैं। महविश कोशिश करके बोली। इसका दिमाग दवा के असर से चकरा रहा था, मगर वो ये समझ रही थी कि इसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्यों? वो जानने से कासिर थी। इन्होंने जल्दी से इसका पर्स उलट दिया। ये लड़की है तो मुसलमान, मगर इसकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है। कागजात देखते हुए माँ सोले से बड़बड़ाई। ये तो कह रही थी कि ये पाकिस्तानी है। वो फिर से गुनूदगी में डूबी लड़की को घूरने लगा। तुमने गलत बयानी से काम लिया। एक तो नशा करती है, उस पर झूठ भी बोलती हूँ। मुझे तो पहले भी शक था कि पाकिस्तानी लड़की तो कम ही ऐसी आदत होती हैं। माज़ गज़बनाक होकर बोला। इसने महविश को झंझोड़ डाला था। मैंने नशा नहीं किया हुआ, महविश ने बमुश्किल कहा। वो अपने दफ़ा में बोल भी नहीं पा रही थी। खामोश हो रहो माज़, अपना गुस्सा इस पर मत उतारो। कामरान साहब ने इसे सहारा देकर बिठाई। ये मम्मा तो आप ही हल कर सकती हैं। आपने अपने आप को पाकिस्तानी कहा, जबकि आपके तमाम कागजात आपको अंग्रेज़ साबित करते हैं। ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री जमहूरी हुकूमत में जंग छिड़ चुकी है। हमें हर हालत में तमाम पाकिस्तानी को यहाँ से निकालना है। कामरान साहब ने तफसील से समझाया।
मैं यहाँ टीचर की हैसियत से आई थी, मैं नशे की आदी नहीं। आप मेरा यकीन करें, मैंने नशा नहीं किया। मैं बीमार थी, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गई थी जो दवाइयाँ ना होने की वजह से बेहद बढ़ गई। सिस्टर्स की कुछ समझ में ना आए तो इन्होंने मुझे दर्द दूर करने की दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी जिनमें बहुत नशा होता है। वो हाँप गई थी। इतनी सी बात करके कुछ देर को वो सांस लेने को रुकी। दिमाग भी साथ न दे रहा था, हर चीज़ गड़बड़ हो रही थी। कुछ वो मुझे नींद की दवाइयाँ भी दे रही थी ताकि मैं कम से कम वक्त जागती रहूं और दर्द का एहसास कम हो। जब तक वो किसी बड़े अस्पताल से मेरे लिए दवाएं नहीं ले आती, इसने दोबारा बात शुरू की। ये सूजन और गनूदगी सब इस बीमारी और नींद आवर गोलियों का नतीजा। वो खामोश हो चुकी थी। ये तो सब ठीक है, मगर तुम हो कौन और इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती हो? मास का दिमाग अभी भी इस अंग्रेज़ लड़की का मामा हाल नहीं कर पाया था। मेरे अब्बू पाकिस्तानी हैं और अम्मी ब्रिटिश। मैं लंदन से यहाँ आई थी। मेरा पासपोर्ट बरतानिया के, मैं वहाँ की हुकूमत की तरफ से आई थी। इतना शौक है अंग्रेज़ बनने का तो इनकी ही मदद का इंतज़ार करती। मासूम में बड़बड़ाया, इसकी मदद तो महंगी पड़ रही थी। जाने इसके दोस्त कहाँ दरबदर हो रहे थे। हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें अब भी बाहर से आ रही थी। कुछ काम मजबूरी के तहत भी करने पड़ते हैं, हर काम शौक से नहीं होता। महविश ने इसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। वो धीमी सी आवाज़ में बोली। कितनी आज़ुर्दगी थी इसके लहजे में, मगर मास महसूस न कर पाया। मास कुछ कहने ही लगा था कि कामरान साहब बोल उठे, ये बहस फजूल है। फ़िलहाल तो ये सोचो कि करना क्या है। या तो इनको वापस कॉन्वेंट पहुंचा दें, अब तक मिलिट्री पुलिस वहां से जा चुकी होगी, या फिर ब्रिटिश एम्बेसी भेज दें। इनको यहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। हुकूमत ने सिर्फ एम्बेसी के लोगों और इनकी फैमिली को जाने की इजाज़त दी है इस जहाज़ में। इनको किस हैसियत से भेजेंगे और जाने ये पाकिस्तान जाना पसंद भी करें या नहीं? वो मास से सरगोशी में बोले। इन हंगामी हंगात में क्या होगा? कामरान साहब इस जिम्मेदारी पर घबरा रहे थे। जवान लड़की की वो कैसे जिम्मेदारी लेते? अगर छोड़ना ही था तो हमने इतनी मुसीबत ही क्यों उठाई? इस तरह तो आज़ाद और साकिब की कुर्बानी रायगा जाती है। कामरान साहब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर इस लड़की को वहाँ से निकाला है। अब इसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। वो सर्द लहजे में बोला। क्यों ना इसको ब्रिटिश एम्बेसी पहुँचा दिया जाए? वो जाने और इनका काम। अचानक इसको ख्याल आया तो वो बोला, इन लोगों ने तो अरसा अपने तमाम सिविलियन और अफसर वापस भेज दिए हैं। इनकी फैमिलीज़ तो अब जा चुकी हैं। कामरान साहब ने इनके इल्म में इजाफा किया। फैमिली? अचानक मास को एक नई तरकीब सूझी। क्यों ना इसको मेरी बीवी की हैसियत से इंट्रोड्यूस करके हमारे साथ भेज दें। ये सब वक्ती तौर पर होगा। इसकी आंखें चमक उठी। पागल हुए हो? यहाँ हर शख्स की सख्त जांच पड़ताल हो रही है। अगर नकली कागजात पकड़े गए तो तमाम लोग जासूस होने के इल्ज़ाम में पकड़े जाएंगे। कामरान साहब बिल्कुल राज़ी न थे। तो फिर असली निकाह के बारे में क्या ख्याल है? मास तो जैसे अड़सा गया था। इतने हंगामे में तारीख कौन देखेगा कि निकाह कब हुआ? वो बोल रहा था और पास पड़ी महविश के होश उड़ गए। निकाह ये यानी कि शादी? शायद इसके कान गलत सुन रहे थे। दवाइयों ने इसका जहन शायद बिल्कुल ही माफ़ कर दिया था। वो हकला कर रहेगी। खासी उर्दू जानती हो? निकाह का कोई और मतलब भी होता है क्या? माँ से खाने को दौड़ा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ ही रह जाती हूँ। मुझे वापस स्कूल छोड़ा है, वहाँ कोई ना कोई वापस आ ही जाएगा। तुम इन भेड़ियों को नहीं जानती, इनके घिनौने मज़ालिम तुमने नहीं देखे, इसलिए इस तरह कह रही हो। मास बोला। हतमी फ़ैसला करने का ये कदम उठाए बगैर भी तो कुछ हो सकता होगा। इतने दिन से बीमार रहने की वजह से हालात की संगीनियों से बेखबर थी। बोस्टन मिलिट्री पुलिस मज़ालिम इसकी नज़र से गुजरे ही नहीं थे। जो कुछ मास बता रहा था वो इससे बेखबर थी। सो इतना बड़ा फ़ैसला इसे कबूल ना था। अगरचे इसका ज़हन धुंधलाया हुआ था, फिर भी निकाह की अहमियत वो अच्छी तरह जानती थी। तुम जाने क्या समझ रही हो? मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ ब्याह रचाने का। ज़रा चेहरा आईने में मुलाजा करो। सूजन से कोई लो बारों गड्डी भी हूँ भी लंघ दी। सूजन से कोई नक्श नज़र नहीं आ रहा जिन पर पहली नज़र में फ़िदा हो सकता। शायद तुम खूबसूरत हो, मगर अभी तक तुम्हारे चेहरे का बुरा हाल है। ये निकाह तुम्हारे यहाँ से निकलने का वाहिद तरीका, तुम मेरी फैमिली होगी, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। परेशानी से बालों में उंगलियां फेरता इन्फॉर्मेशन काउंटर की तरफ बढ़ गया। कामरान साहब इसके पीछे लपके। मास, ये सब करना इतना आसान काम नहीं। निकाह तो तुम कह रहे हो जैसे ये कोई मस्जिद और एम्बेसी नहीं। इतनी जल्दी सब कैसे मुमकिन है? आखिरी फ़्लाइट जाने वाली है और तुम सोच रहे हो इसके लिए मेरे तमाम असर और सुख के बावजूद कम से कम कुछ दिन लग जाएंगे। अगर मैं अपनी सब ताकत भी इस्तेमाल कर लूँ, फिर भी निकाह करवाना और इसके लिए वीज़ा वगैरह लगवाने में 2 या 3 दिन तो लग जाएंगे, और हालात हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते। कामरान साहब तो जानते थे कि ये सब करना इतना मुश्किल है। फिर आप क्या कहते हैं? मेरी समझ में तो और कुछ नहीं आता। आखिर अगर हमारा निकाह होता तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़की की नेशनलिटी कोई भी हो? वो तो मेरी बीवी की हैसियत से जाएगी ना। माज ने पूछा। यार, निकाह के लिए सिर्फ लड़की की ज़रूरत नहीं होती, बहुत से कागजात और निकाह पढ़वाने के लिए भी मौलवी की ज़रूरत होती है। कामरान साहब भी चिढ़कर दोनों गहरी सोच में डूब गए। एक सूरत है। अचानक कामरान साहब बोले, कुछ दिन में आर्मी का कार्गो प्लेन आना है जो
पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ आई हुई है, इनका सामान इसमें आता जाता है और इनके जवान भी इसमें सफ़र करते हैं। हमने भी अपने कुछ लोग इसमें भेजने की तरफ ले रखी है। अगर निकाह का बंदोबस्त हो गया तो मैं तुम दोनों को इसमें भिजवा सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम लोगों को यहाँ छुपाना पड़ेगा। बस दुआ करो कि मिलिट्री फ़ोर्स को हमारी एम्बेसी का ख्याल ना है। कामरान साहब सोचते हुए बोले, और हो सकता है एजाज़ और साबित की भी पहुँच जाए। लड़की के लिए भी अद्वियात की ज़रूरत होगी, आर्मी के अस्पताल से रजू करता हूँ। वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ गए। मास खान परेशान सा वापस कमरे में आ गया। महविश नीम गुनूदगी में पड़ी थी। मास पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हक पहुँचता है इन जाबिर कौमों को कि वो मुसलमानों को यूँ पामाल करें। वो सोचने लगा। महविश ने बमुश्किल अपने जहन को बेदार करने की कोशिश की। मास इसके पास ही बैठा था, इसे हिलते देखकर इसकी तरफ मतवज्जा हो गया। कामरान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मदद करने की। 1-2 दिन हमें यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए दवाइयों का भी इंतजाम हो रहा है। अगर तुम मुनासिब समझती हो तो तुम्हें ब्रिटिश एम्बेसी पहुँचा दिया जाएगा। तुम ज़्यादा आसानी से वापस जा सकती हो और हमारी भी आसानी हो जाएगी। मास ने आधा जुमला दिल में सोचा। वो जो मर्जी करे तुम्हारे साथ, आखिर तुम हो तो इनकी जिम्मेदारी। नहीं नहीं, मैं इंग्लैंड वापस नहीं जाऊँगी। वो बुरी तरह घबरा गई। अंग्रेज़ माँ का रहन सहन और हर नए आने वाले मर्द की हवस भरी निगाहें इसकी दहशत याद दिला गई, जिनसे बचने के लिए वो यहाँ भाग कर आई थी। इससे तो बेहतर था कि वो इस अनजाने मगर हमदर्द इंसान की पनाह में आ जाती। बाप ने तो वैसे ही से मुर्दा जान लिया था, इसके वजूद से इस तरह लापरवाह था वो। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। माज ने हैरान होकर इस खौफ से पीली पड़ती लड़की को देखा, जो अपने घर जाने की बजाय इसके साथ जाने को तरजीह दे रही थी। जाने क्या रास्ता इसके पीछे भी, लेकिन वो अब इसके बारे में नहीं, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था। ये 2 दिन इसने कैसे गुजारे ये माज जानता था। वो आखिरी फ़्लाइट भी इसी दिन जा चुकी थी। कार्गो जहाज़ की भी कुछ इत्तला न थी, इनके साथियों का कुछ पता न था। माज इनके लिए सख्त परेशान था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि कामरान साहब इसके पास चले आए। उम्मीद इनके चेहरे से हवेदार थी। कार्गो प्लेन कुछ घंटों बाद पहुंचने वाला। वो खुशी से बोले, मैंने आर्मी से तुम दोनों की इजाज़त ले ली है। निकाह के कागजात पहुंचने वाले इस प्लेन में ही आएंगे। दुआ करो हर काम वक्त पर हो जाए। यहाँ की हुकूमत का ख्याल है कि एम्बेसी के सिवाय चंद लोगों के जो यहाँ रहेंगे, बाकी सब जा चुके हैं। इसलिए तुमको हमने आर्मी में सिविलियन इंजीनियर के तौर पर कागजात बनवा कर भेजने की कोशिश की। बस दुआ करो कि आर्मी के जहाज़ की वजह से चेकिंग ज़्यादा ना हो। ये सब ज़ाबित के ख़िलाफ़ है और ये काम अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और फिर सूरज ढलते चंद गवाहों के सामने वो महविश से राज से महविश माज बन डाल दी गई। इसकी समझ में कुछ नहीं आया था। वो ये 2 दिन इसके चकराते जहन सोचने में गुजार दिए। जाने किस्मत में आगे क्या लिखा था, वो यूं ही सर झुकाए बैठी रही। अचानक माज का लम्स अपने हाथों पर महसूस करते हुए सर उठाया। वो इसकी उंगली में अपनी उंगली से एक मोटा सोने का छल्ला उतार कर पहना रहा था। कुछ तो जेवर होना चाहिए ना, ताकि तुम्हें शादीशुदा होने का पता चल सके। महविश की सवालिया नज़रों के जवाब में वो बोला, ये मेरी मंगनी की अंगूठी थी, मैं पहने रखता था ताकि याद रहे। वो इसे बताकर इसका और अपना एक बैग उठाकर हवाई जहाज़ की तरफ चल दिया। एजाज़ और साकिब का हवस कुछ पता न था। मिलिट्री सिपाही हर तरफ गोलियां बरसाते फिर रहे थे और फिर अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। मास के आखिरी जुमले अब भी इसके दिमाग में गूंज रहे थे। मास मंगनी शुदा था, अब क्या होगा, इस लड़की का क्या होगा, वो क्या सोचेगी, इस वक्ती शादी के बारे में कितना जुल्म हो गया अनजाने में। महविश की सोचों का धारा इस अनदेखी लड़की की तरफ बह निकला। महविश बाजी पहले आप तो निकल जा, फिर दूजे दे विच हमदर्दी सोच लें। वो मास के पीछे चल पड़ी। जहाज़ पर चढ़ाने के बाद माज इसकी जानिब हाथ बढ़ाया तो महविश ने धीरे से अपना नाजुक हाथ इसके मजबूत मर्दाना हाथ में दे दिया। माज की नज़रें एक बार फिर इसके चेहरे का मुआयना करने लगी। ये तुम्हारे चेहरे को हुआ क्या, ये इतना सूजा हुआ क्यों है? इसने सीट बेल्ट बांधते हुए पूछा। इसका दिमाग बार बार अपने साथियों की तरफ जा रहा था। इसने सोचो कि भंवर से निकलने के लिए जो पहली बात माज के जहन में आई, उसने महविश से पूछ डाली, कोई बीमारी बता रही थी तुम? इसने अपनी पूरी तवज्जो इसकी जानिब मबजूल की। मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गई थी, जो मुनासिब दवाइयाँ न मिलने की वजह से इतनी बढ़ गई कि सूजन पूरे मुँह पर फैल गई है, मगर इसका मुस्तकिल कोई मुनासिब से मुकम्मल आराम आ जाएगा, वो बता रही थी। मगर मास फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। इसने जवाब शायद सुना ही नहीं। सवाल करके शायद जवाब में वो इंटरेस्टेड नहीं था। बेध्यानी में बोला, अच्छा। महविश को अजीब सा लगा, शायद अपने दोस्तों का सोच रहा था। मेरी वजह से बेचारे जने किस मुसीबत में फंस गए। आपके दोस्तों को कुछ पता चला? इसने यूं ही पूछ लिया। अगर पता चल जाता तो मैं तुम्हारे साथ बैठा होता क्या? माज से बुरी तरह झिड़क कर बोला। वो पहले इनको छोड़ आने पर अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा था। महविश इसकी आवाज़ से डर गई। ये खौफ तो इसके बचपन से था, कभी माँ के गुस्से की शक्ल में तो कभी हरीस लोगों की नज़रों का खौफ। सॉरी यार, मैं इस वक्त ज़रा परेशान हूँ, इनका कुछ पता नहीं चल सका था ना। तुम यूँ करो, थोड़ी देर सो जाओ, सफ़र भी कट जाएगा, तुम्हारी आंखों को भी कुछ दिन आराम मिल जाएगा। इसने कहा। वाकई ये भी ठीक भी था। महविश ने आंखें मूंद कर सर सीट से लगा दिया। जो कुछ देर में माज के शाने पर ढलक गया। माज ने गर्दन घुमाकर इसे देखा। वो गहरी नींद में डूबी इसके बेहद करीब थी। वो पहले तो इसका सर सीधा करने लगा, मगर फिर इसे इतने सुकून से सोते देखकर इसने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। अपने ख्यालात की कड़ियाँ दोबारा जोड़ने लगा। मिसेस मास खान, दूर से आती आवाज़ ने महविश के शाउर पर दस्तक दी। वो हौले से कसमसाई और आंखें खोल दी। कोई इससे बुला रहा था?
मेरा कंधा सून हो चुका है, वैसे भी हम लैंड करने वाले हैं। मैं भी हड़बड़ा कर उठ गई। वो अपने आप को इसके इतने करीब देखकर वो शर्मिंदा सी हो गई। वो इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। मिसेस मास खान, मैविश ने आहिस्ता से नाम दोहराया। कितना अजीब सा लग रहा था। मास ने जैसे इसकी सोचें पढ़ ली। हो सकता है कि मुझे तुम्हारा नाम भूल गया, वैसे भी वक्ती तौर पर यही तुम्हारा नाम है। वो रौब से बोला तो मैविश सर हिला कर रह गई। मास चाहता था कि वो इस नाम की आदी हो जाए ताकि अगर कोई अचानक सवाल करे तो वो घबरा ना जाए। अगरचे कागजात सही थे मगर फिर भी तमाम वक्त में वो मास के कहने पर अमल करती रही और मेमिकेशन का मरला बखूबी अंजाम देकर बाहर निकला। वो एक लफ्ज़ भी ना बोली थी। वो इतनी खामोश फरमाबरदार, तुम इतनी खामोश या फरमाबरदार हो या पोज कर रही हो? मास ने टैक्सी रोककर इसे बैठने का इशारा किया और जवाब का इंतजार किए बगैर खुद बैठ गया। मैं भी लंबा सांस लेकर बैठ गई। वो सवाल करके जवाब का इंतजार नहीं करता था तो फिर बाजे पाए ने सवाल के पूछ रहा सी दौर फिट है मुँह बंदा जवाब ही ना लेते। फिर आप ये तो वो साहब हो गया, आप ही सवाल करके आप ही जवाब देना। अपने घर का पता बताओ, तो हमारे वालिद का घर किधर है? मैं तो लाहौर में रहती थी, ये तो इस्लामाबाद है। वो बेचारगी से बोली। जानती थी कि मास जल्द से जल्द इसे पीछे छुड़ाना चाहता। तो फिर वक्ती तौर पर मेरे घर चलो, मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि तुम्हें पहुँचाऊँ। टैक्सी चल पड़ी, साथ ही सोचों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी। मास ने इसकी मौजूदगी शायद भूल ही चुका था। वो एक बार फिर परेशान होगी। मेरा क्या होगा जान, तो आपने बचा ली मिस्टर मास, मगर मेरी बाकी ज़िंदगी का क्या होगा? ये भी सोचा आपने? ने कहा कोई मजाक नहीं होता कि जब चाहा कर लिया, जब चाहा तोड़ दिया। नींद का असर पूरी तरह ज़ाइल हो चुका था। मैं भी सोच सोच कर हल्कान हो रही थी। एक मशरक़ी लड़की के लिए निकाह से मजबूत और कोई बंधन नहीं है, चाहे वो खुशी से बंधा हो चाहे मजबूरी से। मगर मास को ये कौन समझाता जो सिर्फ इसको बचाने के लिए सब कर गुजरा था। मैविश का तो अब वो साहिबान था जिसके नीचे से निकल कर किधर जाती, मगर जो साहिबान मास ने से दिया था वो इसने बता भी दिया था कि वक्ती है। मैविश सोचती रही। किस वक्त किस घर का पता पूछते हैं आप? जो मेरा कभी था ही नहीं। अगर बाप का दिया साहिबान सर पर होता तो मैं नगर नगर भटक न रही होती। इसकी कहानी कोई नई नहीं थी कि वो सबको बताती फिरती। ये तो वही घिसी पिटी कहानी थी कि पाकिस्तानी मर्द ने अंग्रेज़ हुस्न से मुतासिर होकर इसे अपनाया और वापस ले आया। मगर मैविश की माँ पाकिस्तान के मशरक़ी माहौल से कुछ अरसे में ही घबरा गई और 9-10 साल की बेटी छोड़कर एक दिन अपने माहौल में वापस चली गई। ओहो, 10 साल की महविश पहले इनके झगड़ों से परेशान रहती थी। बाप भी दूसरी शादी रचाकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। माँ के जाने से वो बिल्कुल ही चुप हो गई, मगर फिर भी सौतेली माँ को उसका नन्हा सा वजूद बुरी तरह खुटकने लगा था। वो अपनी सबज आंखों से सब कुछ देखा करती। बेज़रर महविश शहनाज बेगम की छाती पर बोझ थी और आखिर बाप ने कुछ साल बाद इसे भी माँ के पास ही भेज दिया। माँ क्या मतलब था इस लफ्ज़ का, वो आज तक न जान पाई थी। न जाने कैसी माँ थी वो। कभी भी मैविश सोचा करती थी अपनी दुनिया में मसरूफ़ ऐशो इशरत में डूबी हुई। सोजी ने कभी फूल जैसी बच्ची की तरफ देखा तक नहीं ना था। आहिस्ता आहिस्ता मैविश ने सोजी का घर भी संभाल लिया तो वो और भी आज़ाद होगी। महीने के शुरू में से थोड़ी सी रकम पकड़ाकर वो बेफिक्र हो जाती। अगर कभी पैसे कम पड़ते तो मैविश मांग लेती तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाता। इसने घर से निकाल देने की धमकियाँ सुनते सुनते जवानी के खूबसूरत दौर में कदम रखा। सोजी पूरी तरह नशे में रहती थी। घर में अजीब व गरीब से अंग्रेज़ों ने जाना शुरू कर दिया। मैविश पूरी तरह घबराने लगी। बेबाक नज़रें अब इसका भी पीछा करने लगी थी। इन दिनों मानचेस्टर में बुसिनिया के बच्चे गोद लेने के लिए आए हुए थे। छोटे छोटे यतीम बच्चे मैविश को वो अपने जैसे लगते हैं। मुसलमान बच्चे अंग्रेज़ों की पनाह में। जिन लोगों ने माँ बाप छीने वही पनाह देने को तैयार। वो भी तो माँ बाप के होते हुए यतीम थी। इसका बहुत दिल चाहा कि इनमें से एक बच्चा वो भी गोद ले ले, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने इसके बाप की पाकिस्तानी होने की वजह से इजाज़त ही न दी। वैसे भी वो गैर शादीशुदा थी। इस वाक़े के बाद इसने एम्बेसी से ताल्लुक़ रखा और फिर बोस्निया में कॉन्वेंट की तरफ से जो टीचर्स पढ़ाने चल रही थी इसने इनमें अपना नाम भी दे दिया। ब्रिटिश नेशनल होने की वजह से ये मुलाजमत मिल गई दोनों माँ बाप के लिए। तो वो ना वो ज़िंदा लोगों में थी और ना मुर्दों में। सो वो किसी को बगैर बताए बोस्निया चली गई और वहाँ हालात बिगड़ते चले गए। आंखों की बीमारी ने इसे बेसुध सा कर दिया और अपनी बीमारी में वो जान ही ना पाई कि वो किस मुश्किल में फंस चुकी है। वो तो शुक्र हुआ कि सिस्टर जाते हुए इसके कागजात का पर्स इसके पास रख गई, वरना क्या हशर होता। और अब कौन सा बच गई हूँ? कब ख़त्म होगी मेरी आजमाइश? कब तक मेरे सब्र को आजमाएगा मेरे मौला? मैं तो कभी तेरी ज़ात का दामन हाथ से नहीं छूटने नहीं दिया। तू कब मुझ पर नजरें करम करेगा? अब तो मुझे किनारे पर लगा दे। आंखें मोदे सोचे जा रही थी। एक सर्द इसके होंठों से खारिज हुई तो माज ने चौंक कर इसकी जानिब देखा, मगर कुछ समझ ना पाया। इसकी आंखें मोटे काले चश्मे के पीछे छुप चुकी थी जो माज ने इसे एयरपोर्ट पर लेकर दिया था ताकि आंखों को तेज़ रोशनी से तकलीफ ना हो। बेचारी दुखों की मारी लगती है। जाने इसकी भी क्या कहानी है जो ये पराए देश में बैठी थी। ज़रा अजाज़ और साकिब का पता चलता तो इसके लिए भी कुछ करूँगा। ये इसकी बीवी है, ये तो इसके दिमाग से निकल ही गया था। इस वक्त तो इसे सिर्फ अपने दोस्तों की फ़िक्र खाई जा रही थी। वैसे यार ये जो बंदे होते हैं ऐसे जो जाके बाहर के मुल्क शादियाँ कर लेते हैं, कालियों से कर लेते हैं या अंग्रेज़ों से कर लेते हैं,
इनकी भी क्या ज़िंदगी होती है यार। अपनी तो ये लोग अय्याशी कर लेते हैं, अपनी ये लोग ज़िंदगी सेट कर लेते हैं, बाद में फिर इन लोगों की उनसे बन नहीं आती, तो बच्चे पैदा करने के बाद उनको छोड़ के तो फिर आ देते हैं। फिर जो ज़िंदगी ख़राब होती है वो उन बच्चों की ख़राब होती है। बाप भी अपनी अय्याशियों में मसरूफ़, माँ भी अपनी अय्याशियों में मसरूफ़, बच्चा बेचारा रोल जाता, दीदी कोई ज़िंदगी नहीं बचनी। खैर अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और मैविश बीबी तेरा हुन सवरन लगी तेरी ज़िंदगी, बस एक बारी दोस्त पता लग जाए। या अल्लाह मेरे दोस्तों का निगहबान रहना। बूसिनिया की मिलिट्री फोर्स के हत्या चढ़ना मौत के मुतरादिफ था। मास सोचकर ही कांप उठा। ये सब मेरी या फिर इस लड़की की वजह से हुआ। सोचो कथारा एक बार फिर मैविश की तरफ मुड़ गया। इसने गुस्से भरी नज़र मैविश पर डाली, जिसका गुस्सा देखकर सीट में दुबक चुकी थी। इस बेचारी का भी क्या कसूर है, मैं ख्वाम का अपनी टेंशन इस पर उतार देता हूँ। सच है कि पानी हमेशा नशीब की तरफ बहता है और गुस्सा कमज़ोरों पर ही उतरता है। इसने एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट से इसे देखा और होले से इसका हाथ थाम कर इसे हौसला दिया। या अल्लाह ये क्या शय है, पल में शोला पल में शबनम। मैविश इसके पल पल बदलते रवैयों पर हैरान रह गई। हैरान तो वो खुद भी अपनी हरकतों पर हो रहा था। छोटे से खूबसूरत बंगले के पोर्च में गाड़ी रुकी तो एक मुलाजिम भागा है। माँ साहब आप इतला की होती तो एयरपोर्ट आ जाते। इसने जल्दी से टैक्सी वाले को फारिग किया। वीनू साथ में मेहमान भी आए हैं। मास बेहद थक चुका था, वो इसे अम्मी के हवाले करके सोना चाहता था। फिर कल एम्बेसी जाकर बहुत से काम करने थे। वो तो जी छोटी बीबी के घर गई हैं, आप थे नहीं, और आप तो जानते छोटी बीबी के यहाँ विलादत होने वाली है। वीनू इतला फराहम करता सामान अंदर ले गया। ओह ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर तुम चलकर अपना कमरा देख लो, मैं इससे फ़ोन पर बात करता हूँ। मैविश वीनू के पीछे दीनू नॉट वीनू दीनू के पीछे चल दी। खूबसूरत कमरे में अजीब सा सुकून था। वो डबल बेड पर ढेर होगी। बीमारी, लंबे सफ़र और जहनी परेशानी ने इसे निचोड़ कर रख दिया था। धड़ से दरवाज़ा खुला और वो अंदर था। मैविश हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। दुपट्टा जाने किधर था। किसी कमरे में दाखिल होने से पहले दस्तक देना मैनर्स में शुमार होता है। जाने थकन थी या वो तंग आ चुकी थी जो इस तरह चिढ़कर बोली। एक लम्हे को मांस छिटक कर गया, फिर बेड के पास बड़े सोफे पर बैठ गया। किसी के कमरे में ना, ये तो मेरी बीवी का कमरा है, यहाँ दस्तक की मुझे क्या ज़रूरत। चंद दिनों की बीवी पर आपका कोई हक नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, वो तन से बोली। एक दिन की भी वो बीवी बीवी होती है। मुझे मेरा हक इस्तेमाल करने का चैलेंज मत करो। मैं फिर किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटा। मांस उठकर इस पर झुका है। इसकी सांसों की तपश महविश को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। करीब, बेहद करीब। वो बुरी तरह डर गई, बेसाख्ता पीछे को हट गई। आंखें खौफ से फट चुकी थी। रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। आवाज़ जैसे हलक में बंद हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था, क्यों, क्या हुआ? बस इतना ही नाज था अपनी बहादुरी पर। मांस हंसकर पीछे हट गया। वो तो इसे सता रहा था, मकसद ज़रा डराना हरगिज़ ना था। बड़ी बुज़दिलो, वो अब होले होले रो रही थी। आप मर्द हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं कमज़ोर औरत आपका क्या मुकाबला कर सकती हूँ। वो होले होले सिसकती रही। औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है, तुम जैसी लड़कियां जो औरत ज़ात को कमज़ोर साबित करने में लगी हैं। बहरहाल मैं ये कहने आया था कि आशी मेरी छोटी बहन के घर पहली वलादत है। अम्मी कुछ दिन नहीं आ सकेंगी, मैं अभी एजाज़ और साकिब की तलाश में मसरूफ़ हो जाऊँगा। सो तुम्हें कुछ दिन इस घर में गुजारने होंगे। रही बात निकाह की, तो तुम मेरी बीवी ज़रूर हो, मगर मैं जानता हूँ कि ये मजबूरी का रिश्ता है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में वही इज़्ज़त और एहतराम है जो किसी भी औरत के लिए होता है। मुझसे डरना छोड़ दो। मैंने कभी पराई चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, और तुम कोई चीज़ नहीं, लड़की हो, एक औरत हो। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा औरत की इज़्ज़त करना सिखाया है। अलबत्ता कभी कभी के मजाक को नज़रअंदाज कर देना। मैं ज़रा फारिग हो जाऊँ और अम्मी आ जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। वो इसे तसल्ली देकर जा चुका था। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर क्या ये नहीं जो मेरे शौहर का है? शायद मैं इन बदनसीब लोगों में से हूँ जिनको कभी कोई सुकून का गोशा मैसर नहीं आता। इसे सर घुमाकर हसरत से अपने कमरे को देखा। ये छोटी सी जन्नत भी इसे चंद दिन उधार में मिली थी। हर ख्वाहिश का पूरा होना कब मुमकिन है? वो इन दिनों को ही ज़िंदगी का सरमाया समझ लूँगी। वो वाशरूम में घुस गई। माज़ी से लाकर शायद भूल ही चुका था। एजाज़ और साकिब के बारे में मालूमात करने पर वो कभी एम्बेसी चला जाता तो कभी घर की स्टडी में घुसा बाहर के ममालिक के फ़ोन करता रहता। ये कंप्यूटर पर बैठा साथ साथ वो अपने आर्टिकल भी निकाल रहा था। इसकी रिपोर्ट्स आए दिन अखबारात की ज़ीनत बनती रहती। मगरबी ममालिक के मज़ालिम वो खोल खोल कर बयान कर रहा था। किसी के लिए इसके पास वक्त ना था। कुछ दिन तो मैं भी अकेले इतने बड़े घर में बुलाई सी फिरती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने घर के छोटे मोटे काम अपने ज़िम्मे ले लिए। मास के छोटे छोटे काम करके इसे बेहद खुशी महसूस होती है। अगर मास लाउंज में काम कर रहा तो वो हमेशा से ही चाय या अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए पुकारता। वो जब अपने सारे काम खुद करने का आदी था, अब आहिस्ता आहिस्ता बेखबरी में मैविश की मौजूदगी का आदी हो चला था। शायद निकाह रिश्ता ही ऐसा होता है, एक पल में कोई गैर बिल्कुल अपना हो जाता है। न चाहते हुए भी वो भी गैर महसूस तरीके से इसके करीब आती चली गई। आज भी माज अपने कागजात लेकर टीवी लाउंज में आ बैठा। तुम मेरे अपने हो मास खान, मगर कितने पर आए हो? मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरे सर पर अपने नाम की छत देना। मैं कुछ और नहीं मांगती तुमसे। तुम क्या जानो इन चंद दिनों और 2 बोलों से तुम मेरे लिए क्या से क्या बन गए हो।
वो मास को देखे चलेगी जो मुसलसल परेशानी में अपने बालों में उंगलियां फेर रहा था। सारे बाल बिखर कर इसके माथे पर आ रहे थे। ये छोटी छोटी मास की आदत महविश को बेहद भली लगती थी। वो सब कुछ भुलाकर इन खूबसूरत लम्हों के हुस्न में खो जाना चाहती थी। क्या, कब की है ये खबर? मास के अचानक ऊंचा बोलने पर महविश भी अपने सोचों के भंवर से निकल आई। जाने का फ़ोन बजा था। मास फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो तवज्जो से सुनने लगी। तुम भी कमाल करते हो यार, मुझे अब बता रहे हो? मैं भी ऑफिस आ रहा हूँ। मास फ़ोन रखकर पास खड़ी महविश की तरफ पलटा। कोई खुशखबरी है क्या? इसकी आंखों में सितारों से चमक देखकर महविश ने पूछा। मास खुशी से पागल हो रहा था। इसने महविश को पकड़कर जोर से घुमा डाला। अरे अरे, मैं गिर जाऊंगी। वो चकरा गई। मैंने थाम जो रखा है तुम्हें, कैसे गिरोगी? मास चहका। और महविश, मैं कितना खुश हूँ आज। साकिब और एजाज कराची एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। इन्होंने मुझे भी कॉल की मगर मेरा फ़ोन बिजी था। खुदा का लाख लाख शुक्र है महविश, तुम नहीं जानती वो मुझे भाइयों से बढ़कर अजीज़ है। अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना करता। वो महविश को थामे जज़ब के आलम में बोलता चला गया, ये जाने बिना कि इन लम्हों में महविश ने तमाम जहान की खुशियाँ पा ली थी। माज इसे हर सर्द गर्म से बचाने इसके पास खड़ा था। ज़िंदगी शायद इस लम्हे से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाने का नाम थी। माज के लिए इसके दिल में तमाम प्यार सिमट कर इसकी आंखों में ठहरा। हया से बोझल होती आंखें लरजती पलकों से ढक चुकी थी। चेहरा बैर बूटी की तरह सुर्ख हो पड़ चुका था। इसकी सुर्ख पड़ती रंगत माज को होश में ले आई। इसने यकदम महविश को छोड़ दिया। सुर्ख मिर्च लग रही हो मिसेस माज खान। माज इसे दिलचस्पी से देखते हुए बोला। इसका मासूम हुस्न माज के दिल में हलचल मचा गया। वो खुशी से मुस्कुरा दिया। महविश से नज़रें उठाना मुश्किल हो गया। कुछ मज़ेदार सा खाना बनाना रात के लिए, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम भी अच्छी से तैयार हो ना? मैं बस यूँ ऑफिस गया और यूँ आया। माज जा चुका था। महविश खुशी से झूम उठी। खाना तो पक जाएगा मगर तैयार कैसे हूँ? मेरे पास तो 2 ही जोड़े हैं, एक अपना और एक मास की बहन का उधार लिया हुआ जोड़ा। पहले खाना देख लूँ फिर सोचूंगी। वो गुनगुनाती हुई उठी थी कि कॉल बेल ने इसके कदम रोक दिए। वो बाहर की तरफ पड़ गई। तुम महविश हो ना? ग्रेसफुल सी खातून को महविश एक लम्हे में पहचान गई। वो मास की अम्मी थी। महविश का दिल डूब गया। क्या इतनी ही इसकी खुशी की ज़िंदगी? मास की अम्मी के आने पर तो इसे लौट जाना था इस दुनिया से, अपने दुखों भरी दुनिया में। कितनी जल्दी छूटने लगी थी इसकी उधार की दुनिया। बेटा, खातून इसे सवालिया अंदाज में देख रही थी। ओ आदाब आंटी जी। वो चौंक कर दरवाजे से हट गई। जीती रहो, बड़ी चांद सी गुड़िया हो तुम तो। सोनी सी, नाजुक सी और दिल मोह लेने वाली लड़की इन्हें बहुत प्यारी लगी थी। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है मेरी बहू। उन्होंने दिल में सोचा। मैं भी शोले से मुस्कुरा दी। दिल में शुक्र अदा किया कि वो खफा न थी। कुछ काम कर रही थी क्या? इसका हुलिया देखकर अम्मी ने पूछा। वो आंटी जी, मास खान, मेरा मतलब है मास साहब खाने का क्या कर गए हैं? बस वही करने लगी थी। महविश गड़बड़ा गई। जाने वो क्या सोचती कि मेहमान लड़की पराए घर पर कब्जा किए बैठी है। महविश परेशान सी होगी। वो नहीं जानती थी कि मास ने अपनी वालदा को क्या बताया। मुझे सब अम्मी कहते, तुम भी यही कहोगी तो? और हाँ, मास खान का हुक्म देना दीनू पूरा करेगा। तुम जल्दी से प्यारे से कपड़े पहन कर आओ, मुझसे बातें करो। मुझे लग रहा है कि जो कुछ इस नालायक ने मुझे बताया बेहद अधूरा है। तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, आज से तुमसे बातें करूँगी। कल को आशी अपने मुन्ने से बेटे के साथ आएगी तो तुम पर भी कब्जा कर लेगी। हम कहाँ से बात कर पाएंगे? मैं प्यार से गले लगाते हुए बोली तो महविश की आंखें भर आई। क्या माँ ऐसी भी होती है? आंसू छलक गए तो इसने रुख मोड़ लिया। जाओ कपड़े बदल कर आओ। इनके हुक्म पर वह सर झुकाकर कमरे में आ गई। कब मेरे नसीब में आपका प्यार? अगर आप मेरी हैसियत जान लें तो कि आपके बेटे ने मुझसे निकाह कर लिया तो जाने मेरे साथ क्या सलूक हो। ये खुशी तो एक शराब है। अब मुझे वापस अपनी दोज़ख में जाना होगा। मास मुझे आज़ाद कर देंगे, यही इनका मुझसे वादा था। काश वो ये वादा कभी वफ़ा ना करें। दिल ने शिद्दत से दुआ की। चंद कतरे मज़ीद बहकर आंखों से गालों पर लुढ़क आए। इतनी तकलीफ़ व आज़ादी से इसे ये मोहब्बत भरी कैद 1000 दफ़ा मंजूर थी मगर इसके बस में क्या था? तुमने अभी तक लिबास ही तब्दील नहीं किया और मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ। अम्मी ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा। जी वो असल में अम्मी, मेरे पास और कपड़े नहीं है, सब वहीं रह गए थे। वो शर्मिंदगी से बोली। बड़ा बेवकूफ़ लड़का है ये मास भी, अभी तक कुछ भी नहीं दिलाया। अभी चलो मेरे साथ बाजार। वो उठ गई। अभी मगर आप थकी होंगी, फिर चले जाएंगे। महविश रोकती ही रहेगी मगर उसकी एक ना चली। जाने वो क्या क्या लेती रही। महविश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घर आकर उन्होंने महविश को खूबसूरत नाजुक से काम का सबस जोड़ा निकाल कर दिया पहनने के लिए। खुद आराम करने चल दी। आप क्या जाने, शायद इस घर में ये मेरी आखिरी रात हो। महविश सबस जोड़े को देखते हुए सोचने लगी कितने मान से उसे हुक्म सुना गई थी। वो कितने दिन से इस घर में थी मगर यूँ कमरे में से बाहर निकलते इसने कभी झिझक महसूस ना की थी मगर आज इसे बेहद शर्म आ रही थी। इतना बनाव सिंगार तो इसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। बास का सबज रंग इसकी आंखों को और नुमायां कर रहा था। दमकती सफ़ेद रंगत इसके हुस्न को दोबारा किए हुए थी। वह धीरे धीरे कदम उठाती लाउंज में दाखिल हुई। आहट पर मास ने नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा तो नज़र हटाना भूल गया। माशाल्लाह, हूर लग रही है। क्यों मास? अम्मी ने मास को भी अपनी राय में शामिल किया। आपने अपनी हूर की सूजी हुई शक्ल नहीं देखी ना? मास ने बमुश्किल इसके हुस्न से नज़रें उठाकर मजाक किया। मैं भी शर्मिंदा सी होगी। इसे भी अपनी और मास की पहली मुलाकात याद आ गई। अच्छा बस अब फजूल मत बोलो, जाने क्या क्या बोलते रहते हो। अम्मी ने महविश को अपने पास बिठा लिया। खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया गया। कुछ लम्हों को ही सही महविश भी हल्की फुल्की सी होगी। अपने जाने का सुहाने रुख ख्याल कुछ देर को भूल गया।
माज इस वक्त साकिब और एजाज के कारनामों की दास्तान सबको सुना रहा था। मैं भी इनके बचाने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी, वरना वो खुद को मुजरिम गर्दानती रही थी इतने दिन। तुम ज़रा मेरे साथ आओ, स्टडी में आओ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अम्मी खबरें देखने उठी तो माज इसे कहकर कमरे से निकल गया। मैविश की तमाम खुशी खाक हो गई। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आखिर आ ही गई। आखिर कब तक मांगे की ज़िंदगी जी सकती थी। वो बड़े मरे मरे कदमों से इसके पीछे चल दी। मैविश बाजी मैनू लगा था तेरा ना वो चल पिया हुसन दा जादू मास ते, तो फिक्र ना कर, बस उठ के जा ज़रा एक बारी। मुझे कब जाना होगा? मैविश ने कमरे में दाखिल होते पूछा। वो मज़ीद कश्मकश की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। बात साफ़ हो जाती तो बेहतर था। क्या तुम जाना चाहती हो? मास ने मुड़कर इसे गहरी नज़रों से देखा। कैसे रह सकती हूँ यहाँ, किस हैसियत से? मैविश को कोने में पड़े सोफ़े पर बैठ गई। पास होकर भी कितनी दूर थी इस शख्स से, वो जिसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब चुकी थी। वो तो शायद इससे आशना भी ना हो। मास के बगैर ज़िंदा रहना कितना मुश्किल है, ये तो वो अब जान पाई थी जब जाने की घड़ी करीब आ गई थी। जिस हैसियत से रह रही हो इसमें क्या बुराई है? वो इसे सोचती हुई नज़रों से देख रहा था, मगर इस तरह की ज़िंदगी मैविश को कबूल ना थी। इसने अपना चेहरा जज्बात से आरी कर लिया। अपनी हैसियत ना इससे पहले मनवाई थी और ना ही अब वो ज़बरदस्ती का सौदा करने को तैयार थी। कब तक मेहमान बनकर रह सकती थी वो? और माज मंगनी शुदा था। मुझे ये हैसियत मंजूर नहीं। से दो टोक कह दिया। आखिर कब तक वो इन लोगों के घर मेहमान की हैसियत से रह सकती थी? अगर अम्मी को हादसोती तौर पर इनके निकाह कर पता चल गया तो क्या होगा? मैं भी सोचकर ही काम कर इसकी झुरझुरी माज ने भी नोट की। एक साया सा इसके चेहरे पर लरस किया। वो उठकर जाने लगी। मिसेस माज खान, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम किसी और को चाहती हो? माज के सवाल ने इसके कदम रोक लिए। मैं समझी नहीं। वो पूरी की पूरी माज की तरफ मुड़ गई। इसका दिल उछलकर जैसे कि हलक में आ गया था। मैं देखिए मैं क्या सी ना, तुम गैर महसूस तरीके से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। तुम्हारी सबज़ आंखों के समंदर की गहराइयाँ नापने की आदत सी पड़ गई है। अगर तुम मिसेस मास खान की हैसियत से नहीं रोकोगे तो फिर मैं किस हैसियत से रोकूंगा? मास जैसे हादसा गया था। मैविश को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या सपने यूँ भी सच हो सकते हैं? अब अगर आपकी मंगेतर, एकदम इसे ख्याल आया तो दिल डूब सा गया। कौन सी मंगेतर? अब मास के हैरान होने की बारी थी। मैविश की नज़रें अपनी उंगली में पड़े छल्ले पर जा ठहरी। मास ने इसकी नज़रें इसके ताक़ुब में देखा। ओह, ये छल्ले से तुमने ये कैसे अखज़ कर लिया कि मेरी मंगनी हो गई है? आपने पहनाते वक्त कहा था कि ये मेरी मंगनी का छल्ला है। मैविश ने याद दिलाया। ओह बेवकूफ़ लड़की, ये छल्ला है, वो छल्ला है जो मेरी मंगेतर ने मेरे काम की नवैयत से घबरा कर मेरे मुँह पर दे मारा था। मैंने कहा नहीं था ये मेरी उंगली में पड़ा रहता ताकि मुझे हर वक्त इस टूटी मंगनी की याद दिलाता रहे। मैं क्या लड़कियों वाली अंगूठी पहनता? और अब मैं इन मर्दों में से नहीं जो प्यार एक से करें और शादी दूसरी से। ये ठीक है कि तुमसे निकाह मैंने हालात के तहत किया, मगर मैं अपनी बीवी की इश्क में गिरफ़्तार हुआ तो इसमें मेरी क्या खता है? मैं माज मुस्कुरा कर बोला तो मैविश हल्की फुल्की हो गई, जैसे से दो जहाँ मिल गए हों। मैं तो पहले कह देता, बस अम्मी के आने का इंतज़ार था। माज कह रहा था। अम्मी? माज अम्मी जान इनको कैसे बताएंगे? अम्मी को याद ने मैविश को बौखला दिया। माज इसके पास आ गया। कब तक क्यों घबराती रहोगी? इसने मैविश को सोफ़े पर बिठाया। तुम मुझे समझ नहीं पाई मिसेस माज खान, ये पाकिस्तान है। यहाँ मैं तन्हा कैसे एक गैर मुल्की लड़की के साथ रह सकता था? मैंने अम्मी को दूसरे दिन ही बता दिया था, क्योंकि अम्मी फ़ौरन नहीं आ सकती थी और तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। अपनी मनगोहा बीवी के साथ रहने पर कौन एतराज़ कर सकता था? माज ने प्यार से इसका हाथ थाम लिया। भाभी भाभी, आयशा की आवाज़ पर मैविश ने घबरा कर माज के हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्या आयशी भी जानती है? मैविश हैरान थी। हैं ये सब रुखसती के बाद? अभी तो अम्मी आपको बुला रही हैं। अंदर आती आयशी ने मास के हाथ में मैविश का हाथ देखा तो झट बोली। मैविश शर्म से सूरख पड़ चुकी थी। अपना हाथ छुड़ा के भागते ही बनी और दूर तक दोनों बहन भाई का कहकर इसका पीछा करता रहा। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको ये छोटू सा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये भी एक तरह से कंट्री पे ही था ना, मतलब कि हीरो जर्नलिस्ट था, लेकिन उसने अपना वही किया हुआ था। उधर मज़ालिम वगैरह दिखाए थे बोस्निया के, तो इसलिए अब ये भी पढ़ा गया। ये आर्मी बेस में ही आ गया, लेकिन वो अब आर्मी बेस नहीं था, तो इसमें मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटू सा नावल एंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आया है। तो आखिरकार फाइनली माज की शक्ल, माज जैसे मर्द भी होते हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं, और वो किसी भी लड़की को, बेशक वो उनकी उनकी महरम हो या ना हो, तो वो ये नहीं देखते कि ये कौन है ये कौन नहीं है। तो वो उनको बस यही समझते हैं कि अगर हमने इनकी मदद ना की तो हमारा ज़मीर हमें कैसे गवारा करेगा कि हम सर उठा के जी सकें, कि यार फिर मर्द तो ना हुआ है ना। तो माज ने ये काम नहीं किया। माज ने अपनी दोस्तों को और अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर जो भी किया, उसने इस लड़की की बचाई जो बिल्कुल ही उसके लिए एक आउटसाइडर थी। तो मुझे तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये आप मुझे सुन के बताइएगा। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू नावल के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।